आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बड़ी खबर आ रही है, देखिए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का पीएफआई पर बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई का आईएसआईएस कनेक्शन सामने आया है। पीएफआई कैडर नौजवानों को जो है वो रेडिकोलॉजिस्ट कर आईएसआईएस में शामिल करवा रहा था और उन्हें जिहाद के लिए जान देने को उकसा रहा था। जी हां, ईडी ने जांच में यह भी सामने आया है, उसकी जांच में भी पाया गया कि देश में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के लिए पीएफआई विदेशी फंडिंग में भी शामिल था। ये पैसे जो हैं वो चंदे और हवाला के जरिए भारत में पीएफआई से जुड़े लोगों तक पहुंचाए जा रहे थे। पीएफआई देश में धार्मिक सौहार्द को तोड़कर हिंसा दंगों के लिए माहौल तैयार कर रहा था। ईडी जांच में यह भी सामने आया है कि साल मई 2009 में और वहां से लेकर 2022 तक पीएफआई के 29 अकाउंट्स में करीब 62 करोड़ जमा किए गए थे, जिनमें से 32.07 करोड़ कैश में जमा किया गया था। जी हां, जांच में यह भी सामने आया है कि पीएफआई के खाड़ी देशों में हजारों एक्टिव मेंबर्स थे जो पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करते थे और जो देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि हम आपको बता दें, एनडीटीवी राजस्थान पर बड़ी खबर। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद एसडीपीआई नाम से पॉलिटिकल विंग को एक्टिव किया गया और जांच में खुलासा हुआ पीएफआई और एसडीपीआई गल्फ देशों में आईएफएफ, आईएसएफ, सोशल फोरम नाम की 2 संस्थानों के जरिए वहां से फंड इकट्ठा कर भारत में गैर कानूनी तरीके से हवाले के जरिए भेजा जा रहा था। अच्छा, हैरानी की बात यह देखिए कि एसडीपीआई में भी ज्यादातर मेंबर्स वही थे जो पीएफआई में भी थे, जैसे ई अबू बकर और पी कोया, एक्स सिमी लीडर हैं ये, जो कि एक आतंकी संगठन था। जांच में भी पता चला है कि कुछ साल पहले ईडी की रेड में सामने आ चुका था कि एसडीपीआई और पीएफआई द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। मतलब साफ है, एसडीपीआई पीएफआई का ही मुखौटा है, उसका ही एक पार्ट है, एक ऑर्गन है जिसको लेकर जांच एजेंसियां तफ्तीश में जुटी हुई। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का बड़ा खुलासा, पीएफआई पर बड़ा खुलासा। पीएफआई का आईएसआईएस कनेक्शन सामने आ गया है। पीएफआई कैडर नौजवानों को रेडिकल कर आईएसआईएस में शामिल करवा रहा था। और अब आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते चलें, कोटपुतली से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर नाबालिगों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। जी, आपने सही सुना है, एनजीओ की आड़ में ये जो है तस्करी चलती थी। महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार के लिए बेचा जाता था यहां पर इस एनजीओ में। एनजीओ की बात कर रहे हैं हम, एनजीओ की आड़ में देखिए क्या कुछ चल रहा था यहां। बस्सी में गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बस्सी आईपीएस थाना प्रभारी अभिजीत पाटिल ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रैकेट के पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है पुलिस। तो देखिए, कोटपुतली से बड़ी खबर है, नाबालिगों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया जा चुका है। एनजीओ की आड़ में ये तस्करी होती थी। महिला समेत 4 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार के लिए बेचा जाता था, ये एनजीओ बेचता था। बस्सी में गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बस्सी आईपीएस थाना प्रभारी अभिजीत पटेल जो पाटिल हैं, उन्होंने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रैकेट के पूरे नेटवर्क की पड़ताल में पुलिस जो है वो जुटी हुई। कोटपुतली से इस वक्त की बड़ी खबर, नाबालिगों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। हमारे साथ हिमांशु सेन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। हिमांशु, एनजीओ की आड़ में यह तस्करी चल रही थी, महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या लेटेस्ट खबर इस मतलब जानकारी इस खबर पर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जयपुर के बस्सी थाना इलाके का यह मामला है जहां पुलिस ने एक फर्जी एनजीओ की आड़ में चल रहे नाबालिग लड़कियों की खरीद फरोख्त का मामला, उसका जो रैकेट है उसका पर्दाफाश किया है। इसमें जो कार्रवाई है वो कोई गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन नाम से कोई एनजीओ था। वो सोशल मीडिया पर शादी का कराने का झांसा देता था लड़कियों को और उसको फिर वहां बुलाकर उनके फर्जी दस्तावेज बनाता था। साथ ही उसकी मोटी रकम लेकर उनकी अवैध शादियां करवाई जाती थी। साथ ही अगर अगर लड़की इससे इनकार कर देती थी तो उन्हें धमकाया जाता था और उन्हें जबरन देह व्यापार में धकेला जाता था। जब इसकी जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने दबिश दी। आपको बता दूं कि पुलिस उपायुक्त तेजस्विनी गौतम ने जानकारी दी है कि 6 अप्रैल को एक नाबालिग लड़की पुलिस को मिली थी जिसने बस्सी के सुजानपुरा गांव में अवैध रूप से गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन नाम की एनजीओ द्वारा नाबालिग लड़कियों की खरीद फरोख्त करने की जानकारी दी। इसके बाद में जी, जब उस एनजीओ पर
रेड मारी गई, तब ये इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ। जहां आपको बता दूं कि जो संचालिका है गायत्री देवी, हाँ उसके हाँ साथ हाँ भगवान दास, महेंद्र और हनुमान को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही एक सलमा नाम की महिला को भी दस्तयाब किया गया है। जी। जो आरोपी हैं वो भारत के यूपी, बंगाल और बिहार समेत अन्य राज्यों से गरीब लड़कियों को ढूंढकर बहला फुसलाकर यहाँ लाते थे। उनकी जो लड़कियों की फर्जी कहां से बताया कागजात आपने? है बंगाल वो से तैयार। बताया, बिहार से बताया, और कहां से बताया आपने? यूपी यूपी। यूपी से बताया जी। जी, वहां से ये लड़कियां जो गरीब परिवार की लड़कियां थी उनको लेकर आते थे और यहाँ उनके फर्जी कागजात तैयार कर मोटी रकम से अवैध जो शादी है वो करवाते थे। अगर लड़कियां मना कर देती थी तो उसे गुंडों से पिटवाने की धमकियां देते थे। और पहले यह कारोबार कानोता में चलाते थे। बताया जा रहा है अच्छा, कि पिछले एनजीओ के 8 आड़ में साल सब से चलता था, ये। अवैध तरीके से लाते थे यूपी से, बिहार से, बंगाल से महिलाओं को, और अगर वो मना कर देती थी शादी से तो गुंडों से पिटवाते भी थे, नहीं? जी बिल्कुल, उनको धमकियां देते थे कि आपको गुंडों से पिटवा दिया जाएगा। और उनको जो टॉर्चर किया जाता था। और आपको बता दूं कि ये कारोबार पहले कानोता में चलाते थे इसके, जी। और ये लगभग जो अभी सूचना मिल रही है वो 8 साल से ये जो बिजनेस है, ये मतलब अवैध धंधा है, ये बस्ती इलाके में चला रहे थे। आरोपियों से पूछताछ जी। में जो सामने आया है कि ये एनजीओ द्वारा फेसबुक के माध्यम से प्रचार कर लोगों को यहाँ फेसबुक जो के माध्यम से ठगने का प्रचार काम है प्रसार वो करते थे, और फिर ये सब जो एनजीओ के आड़ में ये सब होता था, जो आपने सुना हमारे संवाददाता क्या कह रहे थे, क्या कुछ बता रहे थे, तथ्य हमने आपके सामने रखा एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और अब हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देखिए, हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम भजलाल शर्मा का हनुमानगढ़ दौरा देखने को मिला है। सर्किट हाउस में किसानों से जनसुनवाई उन्होंने की है। बड़ी संख्या में किसान सर्किट हाउस में मौजूद दिखे। जनसुनवाई के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद भी हुआ, और कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद वो श्री गंगानगर जाएंगे। सीएम रात्रि विश्राम जो है श्री गंगानगर में ही करने वाले हैं। तो हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद जाएंगे श्री गंगानगर। कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद जाएंगे श्री गंगानगर। सीएम रात्रि विश्राम श्री गंगानगर में ही करेंगे। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ दौरा आज सीएम भजलाल शर्मा का देखने को मिला। सर्किट हाउस में किसानों से जनसुनवाई की है, और आप देखिए भारी भीड़ देखिए अपने सीएम से, अपने मुखिया से मिलने के लिए कितने लोग उत्साहित हैं अपनी। और हम सब जानते हैं कि सीएम भजलाल शर्मा जो हैं जब भी मिलते हैं लोगों से, आम जनता से सबसे पहले मिलते हैं और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सुनते हैं, और त्वरित कार्रवाई के जो निर्देश भी, आदेश भी दे देते हैं अपने अधिकारियों को, आला अधिकारियों को। वैसी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सर्किट हाउस में किसानों के साथ जनसुनवाई भी हुई है। बड़ी संख्या में किसान सर्किट हाउस पहुंचे। जनसुनवाई के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद हुआ, और कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद वो जो है सीएम भजलाल शर्मा श्री गंगानगर जाएंगे। सीएम रात्रि विश्राम श्री गंगानगर में ही करने वाले हैं। यह हनुमानगढ़ दौरा की तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं सीएम भजलाल शर्मा की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूर्व बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा के अलवर के राम मंदिर में उनके दर्शन के बाद गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता की जूली से बात हुई है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। राजस्थान के अलवर में एक घटना घटी है, जिसमें जो राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली, वो एक मंदिर में गए थे उद्घाटन में, और कहा यह जा रहा है कि उनके आने के बाद एक बीजेपी नेता है, उन्होंने गंगा जल से उस मंदिर को साफ किया। टीकाराम जूली हमारे साथ हैं, वो दलित समुदाय से आते हैं। क्या आपको क्यों लगता है ऐसा किया उन्होंने, और आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये एक पार्टी की सोच, पार्टी की विचारधारा इस प्रकार की हो सकती है, मैंने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा। क्योंकि हमेशा से ही छत्तीस बिरादरी के बीच में रहा हूँ, सब लोगों का मान सम्मान हमेशा मिला है। राजनीति के अंदर भी सभी जाति बिरादरी, सभी धर्मों के लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है, और मैं लगभग पता नहीं कितने मंदिरों के दर्शन आज तक कर चुका हूँ, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुका हूँ। कहते हैं कि और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, वहाँ तक भी मैं जा चुका हूँ। लेकिन इस प्रकार की जो बात हुई तो उससे बड़ी ठेस लगी, बड़ी, मैं समझता हूँ कि रात भर जो है बेचैनी रही, नींद भी अच्छे से नहीं आ पाई। और मन में एक ही बात थी, यार आज भी हम आज़ादी के 75 साल की वर्षगांठ मना रहे हैं, और आज भी इस प्रकार की संकीर्ण सोच किसी पार्टी के नेता की हो सकती है। मैंने अभी बीजेपी के खिलाफ विधानसभा में काफ़ी बोला है,
तो हो सकता है उन लोगों को ऐसा लगता होगा कि टीकाराम जूली हमारे ज़्यादा खिलाफ बोल रहा है, तो इसको डैमेज करें, इसको कहीं ना कहीं हर्ट करें, ऐसी सोच इन लोगों की हो सकती है। ये नया मंदिर था, नए मंदिर का उद्घाटन था, ये नया मंदिर का उद्घाटन था, इसमें सभी लोग गए थे, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी। लेकिन जिस प्रकार से मुझे टारगेट करके पहले दिन ये कहा गया कि विपक्ष का नेता यहाँ पे गया है जो कि सनातन विरोधी है, जो धर्म विरोधी है, मेरे तो नाम में ही राम है। मैं तो, मेरे लिए किस प्रकार की सोच इन लोगों की है। और उसके बाद मंदिर, ये चैलेंज किया गया कि मैं मंदिर को गंगा जल से धोऊंगा, और फिर अगले दिन उन्होंने जाके मंदिर को गंगा जल से धोया भी, और उस चीज़ के वीडियो भी वायरल इन लोगों के द्वारा किए गए। मैं बड़ा इस चीज़ को लेकर आहत भी हुआ, लेकिन पार्टी का अब तक, क्योंकि इतना बड़ा जो काम हुआ है, जब उसने चैलेंज दिया था तब पार्टी के किसी न किसी नेता की तो सह होगी, बिना सह के तो इतने बड़ा चैलेंज दे नहीं सकता। और चैलेंज दिया था तो पार्टी के लोगों को बात करनी चाहिए थी, और अब तक पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि भाई ये काम सही है गलत है, सिर्फ अपना पल्ला झाड़ के और एक तरफ हो रहे हैं। तो सुना आपने टीकाराम जूली को क्या कुछ कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तमाम जगह हमने काम किया है, तमाम मंदिरों के हमने वहां पर जाकर हमने वहां पर अपने शीश नवाए हैं, लेकिन ऐसी बात सुनने में नहीं आई थी। फिलहाल हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धौलपुर से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, पेड़ से लटके मिले युवक युवती के शव हैं। जी हां, रस्सी से लगा रखा था फांसी का फंदा, दोनों ने एक रस्सी से लगाई थी फांसी। आस पड़ोस के गांव के रहने वाले युवक युवती प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। मामला घटना से इलाके में मच गया हड़कंप। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ भी जमा हो गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। नादनपुर थाने क्षेत्र के तिलुआ गांव की पूरी घटना है। तो धौलपुर से बड़ी खबर है। पेड़ से लटके मिले युवक का युवती की शव है, रस्सी से लगा रखा था फांसी का फंदा, दोनों ने देखिए एक ही रस्सी में फांसी लगाई थी। आस पड़ोस के गांव के रहने वाले युवक युवती हैं। प्रेम प्रसंग का ये जो मामला है बताया जा रहा है, और घटना से इलाके में हड़कंप का माहौल भी देखने को मिल रहा है। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। नादुनपुर थाना क्षेत्र के तिलुआ गांव की पूरी घटना। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि समरावता हिंसा में मुआवजे का ऐलान हो चुका है। जी हां, देवली उनियारिया समरावता हिंसा मामले में सरकार जो है मुआवजा देगी। समरावता हिंसा पीड़ितों को सरकार देगी 30.95 लाख का मुआवजा। निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश मीना के एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद ये जो हिंसा है वो भड़की थी। गृह विभाग ने घटना को सांप्रदायिक दंगा और सामाजिक उपद्रव की श्रेणी में रखा है। 7 घायलों को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। हम आपको नाम बता दें, संजय, राजंती, बलराम, फूलचंद, कजोड़, दिलबाग और मीठालाल को लाभ मिलेगा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो तस्वीर उस दिन की जिस दिन ये कांड हुआ था, थप्पड़ कांड हुआ था। एसडीएम को ड्यूटी के दौरान नरेश मीना ने थप्पड़ मारा था, ये देखिए। और उसके बाद इसी श्रृंखला में हम आपको बता दें कि देवली उनियारिया समरावता हिंसा मामले में सरकार जो है मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। समरावता हिंसा में पीड़ितों को सरकार 30.95 लाख रुपए का जो मुआवजा देगी। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीना के एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद यह हिंसा भड़की थी। गृह विभाग ने घटना को सांप्रदायिक दंगा और सामाजिक उपद्रव की श्रेणी में रखा है। 7 घायलों को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। संजय, राजंती, बलराम, फूलचंद, कजोड़, दिलबाग, मीठालाल को इसका लाभ मिलना है, यानी 1-1 लाख रुपया मिलना है। और हम आपको बता दें 30.95 लाख का मुआवजा सरकार देने वाली है। समरावता हिंसा में मुआवजे का ऐलान हो चुका है। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद हिंसा जो है भड़की थी। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीना ने थप्पड़ मारा था, जिसकी हम आपको देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं। 7 घायलों को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। हिंसा में हुए नुकसान की भी भरपाई होगी, यह भी बात हम आपको बता दें। समरावता हिंसा मामले में सरकार मुआवजा देगी 30.95 लाख रुपए देगी सरकार। और देखिए, बीती रात जयपुर की सड़कों पे जो कुछ हुआ वो एक हादसा नहीं था, यह खौफनाक मंजर था जिसने पूरे शहर को दहला दिया। एक बेकाबू एसयूवी, एक नशे में धुत ड्राइवर और शहर की सड़कें चीखों से भर गईं। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ रोड पर नशे में धुत एक लग्जरी गाड़ी के मालिक ने ऐसा तांडव मचाया कि 3 जिंदगियों ने दम तोड़ दिया
और 8 से ज्यादा घायलों को कभी नहीं भर पाने वाले जख्म दे दिए। सोमवार रात एक सफेद हुंडई क्रेटा MI रोड से नाहरगढ़ की ओर निकली। ड्राइवर था 62 साल का उस्मान खान। नशे में चूर और रफ्तार इतनी कि सामने जो आया उसे रौंदता चला गया। उस्मान ने सबसे पहले टक्कर MI रोड पर गाड़ियों को मारी, फिर 7 किलोमीटर तक शहर की सकरी गलियों में कार 60 से 70 की स्पीड में भगाता चला गया। इस दौरान नाहरगढ़ रोड पर स्कूटी, बाइक, पैदल चल रहे लोग सब उसकी चपेट में आ गए। इस चालक ने थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा। जब तक ये तांडव थमता 3 लोग अपनी जान गंवा चुके थे, 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मृतक के परिवारों को 50 लाख रुपए, एक नौकरी और जो घायल हुए हैं उसको माई योजना के द्वारा जो बनता है, नुकसान होता है उसका मुआवजा मिलता है। और भी कोई मदद की आवश्यकता होगी उसके लिए हम लोग सब दुखद जो भी घटना घटी उन परिवारों के साथ है। लेकिन उस रात रवि नाम के युवक ने साहस नहीं दिखाया होता तो कई जिंदगियां और भी जा सकती थी। रवि ने अपनी स्कूटी से उस बेकाबू SUV का पीछा किया। उसने उस्मान को रुकने को कहा, लेकिन जब नहीं रुका तो हिम्मत दिखाकर कार की स्टीयरिंग मोड़ दी। कार दीवार से टकराई और रुकी। उस्मान भागा लेकिन पकड़ लिया गया। 9:30 के आसपास थी। इधर से बहुत स्पीड में गाड़ी आ रही थी। जब मैं इस कोने में यहाँ खड़े हुए थे, हम 2 जने बात करते, वो आके सीधा पहले तो इस कोने के अंदर 3 जनों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया था। तो उसने यहाँ से वापस ब्रेक करके फिर चढ़ाता हुआ सीधा गाड़ी को उसको रोकना चाहा लोगों ने, तो वो सीधा भगाता हुआ गाड़ी को लेके गया। आगे जाके उसने 50 मीटर के ऊपर आगे जाके एक गाड़ी के ऊपर ऑन द स्पॉट गाड़ी चढ़ा दी। इसमें एक लेडीज थी, एक जेंट्स था, एक बच्चा था। वो ऑन द स्पॉट वो तो उसी टाइम मौके पे खत्म हो चुके थे एक तरीके से। फिर आगे जाके पब्लिक उसके पीछे और पड़ी तो वो गाड़ी का बेकाबू होकर और तेज भगाया। आगे जाके 50-60 मीटर पे और जाके फिर और पब्लिक के ऊपर गाड़ी चढ़ाता हो गया। मैं उसके पीछे से यहीं से गाड़ी उसके पीछे करता हुआ जा रहा था। तो आगे जाके अपना फूटाकोट पड़ता है, 500 मीटर पे जाता है घुमाओ पे टेके के, वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी 4 व्हीलर उसके आगे आई थी। उससे उसने वहाँ पे गाड़ी दी, उसने देखा कि मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा। तो मैं पीछे था, मैं गाड़ी रोक के उसके पास जाके उसको बोला, भाई तू गाड़ी को एक बार साइड में तो ले, पीछे इतने जनों को तू उड़ा के आ रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो वो तो गाड़ी को कांच ऊपर चढ़ा था। उससे पहले मैंने गेट पकड़ लिया, उसका गेट पकड़ा तो गाड़ी को और स्पीड में डबल भगाया। तो मेरे को लेके गाड़ी के साथ साथ ही लेता हुआ जा रहा था। तो मैंने आगे जाके घुमा होता, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी के साथ में लटका हुआ था विंडो पे, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी की स्पीड करीबन उसने 70-80 और कर दी थी। तो उसको ले जा रहा था। आगे जाके राइट घुमा होता है, राइट में मेरे को मालूम था मेरे को भी जान का जोखिम है, ये मेरे को भी इधर कहीं ना कहीं करेगा। तो मैंने उसकी गाड़ी के लेफ्ट साइड स्टीयरिंग घुमा के एक दीवार के अंदर गाड़ी को रोक दिया। इस हादसे ने एक ही परिवार से भाई बहन छीन लिए। 50 साल की ममता कंवर और उनके छोटे भाई वीरेंद्र सिंह, दोनों की मौत सड़क पर ही हो गई, जबकि अवधेश पारीक की भी मौके पर ही मौत हो गई। 8 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना हुई है जो चाहे वो घायल परिवार हो चाहे मृतक परिवार, वो सब यहाँ बैठे हुए हैं और हम उन परिवार के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हम निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि इन परिवारों को मुआवजा मिले, कुछ राहत मिले, जिससे कि जो एक परिवार जो चलाता था वो व्यक्ति ही चला गया, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन उसके साथ ये हो। और दूसरी जो हम चाहते हैं कि आरोपी जो व्यक्ति, उसको जो बचाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो बचाने के प्रयास न करके उस आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। भीड़ ने उस्मान की जमकर पिटाई की। पुलिस ने जब आरोपी की पहचान